So today is the last day of our infertility course. Today we going to discuss the some cases of infertility. First, I am discussing my 5 cases. Then, if you want to discuss your case, they are most welcome. The first one is 27-year-old female patient, active married life 3 years, no history of contraception, menstrual history regular but mild dysmenorrhea every time, response to NSAIDs. Her day 2H is normal, means FSH LH below 8, TSH less than 4.5, prolactin less than 25. Semen is 30 million and 40% motile. The patient comes to your OPD with these reports. How will you proceed in such a case? Please speak, you have to speak now. How will you proceed in this case? आप क्या कराओगे ऐसा पेशेंट आपके पास आया तो? डॉक्टर सोनल हैव आइडिया? डॉक्टर राम? हेलो, आई एम ऑडिबल और नॉट? Okay. So please tell me, you had attended 10 days course, so at least you should know how will you proceed. क्या कराओगे आप ऐसा पेशेंट आपके पास आया तो? TSH एंड प्रोलैक्टिन नॉर्मल लिखा है मैंने, डे 2H नॉर्मल है उसकी, है ना, लिखा है. हाँ, या वेरी गुड. वी चेक फॉर ओव्यूलेशन साइकिल बाय डूइंग ओव्यूलेशन स्कैन. फिर दूसरा आपके माइंड में क्या आएगा, क्या हो सकता है उसे? PCOS गुड थिंग, बट हियर डे 2H इज नॉर्मल है उसका. तो मैंने 4 ही चीज आपको सिखाई थी, आप याद करिए, पूरा कोर्स याद करो तो याद आ जाएगा. इट इज वेरी सिंपल. क्या क्या देखने का? पहले आप क्या देखोगे? ओवेरियन फैक्टर देखोगे. तो पेशेंट की साइकिल ओव्यूलेटरी है कि नहीं, ठीक है. तो यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन किया है कि मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री उसकी रेगुलर है. दैट मीन्स ओव्यूलेटरी प्रॉब्लम इतना नहीं होगा पेशेंट को, मान लीजिए. एंड डे 2H भी नॉर्मल है. डे 2H मीन्स FSH. डे 2, व्हाट इज डे 2H? डे 2H में क्या क्या आता है? FSH LH TSH प्रोलैक्टिन, ठीक है. तो अगर उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है, डे 2H नॉर्मल है, तो मोस्ट प्रोबेबली ओव्यूलेटरी साइकिल होगी उसकी, ठीक है. ओव्यूलेशन तो बराबर होता होगा. फिर यहाँ पे सीमेन भी ऑलमोस्ट नॉर्मल है. तो अभी क्या 2 फैक्टर रहे? हमने 4 पैथोलॉजी सीखी थी. एक सीखा था ओवेरियन, ट्यूबल, यूट्राइन ने सीमेन. तो यहाँ पे ओवरी एंड सीमेन पार्ट ऑलमोस्ट नॉर्मल लग रहा है. तो हम अभी क्या देखेंगे? 2 ही पार्ट बचे. क्या देखने का अभी? अल्ट्रासाउंड से हम यूट्रस देखेंगे, और ऐसा लगेगा तो हम HSG करके उसकी ट्यूब देखेंगे. आया समझ में? मैं इसीलिए आज ये केस डिस्कशन रखा कि आप लोगों ने पढ़ा, पर अभी क्लिनिकली आप उसे कैसे अप्लाई करोगे. तो इट इज वेरी सिंपल. ऐसा कुछ नहीं. आप, मैंने जो भी बोला है, सिर्फ आप अपने मगज में याद रखोगे तो भी आपको याद आ जाएगा. तो हम इसमें प्रोविजनल डायग्नोसिस, यानी मेरे पास पहले इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आपको, आप कितना भी पढ़ लो, पर अगर आपको हिस्ट्री अच्छी तरीके से लेनी पड़ेगी. इतनी हिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए. पेशेंट आपके पास आता है, उसके पास रिपोर्ट होते हैं, वो करा क्या कई बार आया हुआ होता है, तो आप एटलीस्ट लिख के रखो. मैंने बोला ना कि मेरे पास ये मेरे क्लिनिक के ही पेशेंट का मैंने 5 केसेस रखे हैं कि मेरे पास एक पेशेंट ऐसा आता है तो उसके मैं पॉजिटिव फाइंडिंग लिखूंगी कि भाई पहले तो एज इंपॉर्टेंट है. तो 27 ईयर ओल्ड एज है,
एक्टिव मैरिड लाइफ 3 ईयर, यानी इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसने अभी तक कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ नहीं किया है। तो देखिए कि इससे क्या होगा कि इससे इसका मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री नॉर्मल है, इट मीन्स दिस साइकिल ओव्यूलेटरी तो है, सीमेन भी नॉर्मल है। तो तुरंत मुझे मगज में आएगा कि 3 साल से उसका सीमेन नॉर्मल है और एग नॉर्मल है, पर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है जिससे एग यूट्रस तक नहीं पहुंचता है। तो प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या रहेगा? सबसे पहले ट्यूबल फैक्टर आएगा, क्योंकि 3 साल से उसने कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ नहीं किया है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। तो ऐसा हमें थोड़ा लॉजिक डालना पड़ेगा। सो अवर प्रोविजनल डायग्नोसिस आइदर ट्यूबल फैक्टर है और आइदर अनएक्सप्लेन्ड है। ट्यूबल भी नॉर्मल आता है पर फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो इट इज़ अनएक्सप्लेन्ड है। तो इसमें हम क्या कैसे ट्रीट करेंगे पेशेंट को? ऐसा पेशेंट मेरे पास आया तो पहले 2 से 3 साइकिल हम क्लोमिफिन की दे के देखेंगे, कैसा मान लेते हैं कि उसकी ट्यूबल फैक्टर नॉर्मल है। फिर भी कंसीव नहीं होता है तो गो स्ट्रेट फॉरवर्ड HSG करा के देखो कि ट्यूब्स नॉर्मल है कि नहीं है। तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे? मैंने बोला ना, HSG या डायग्नोस्टिक लेप्रोहिस्ट्रो टू रूल आउट ट्यूबल फैक्टर। अगर वो भी नॉर्मल आता है तो सिंपल क्लोमिफिन या लेट्रोजोल 3 साइकिल दो, या आप उसको IUI एडवाइस कर सकते हो। और अगर ट्यूब में ही प्रॉब्लम आता है तो पेशेंट रिक्वायर्ड IVF। क्लियर हुआ अभी पूरा? मेरा 10 दिन का आपने कोर्स किया तो ऐसे ऐसे आपको क्लिनिकली अप्लाई करना है। फिर दूसरा केस लेते हैं। देखिए अभी ध्यान से देखना, और मेरे 10 दिन का अपने कोर्स आपके माइंड में आपने याद रखा होगा, तो आई एम डेफिनेटली श्योर यू विल डू द प्रैक्टिस एज लाइक MS गाइनिक। MS गाइनिक को भी इससे ज़्यादा नहीं आता है, बट प्रॉब्लम इज दैट कि आपको सब कंबाइन करना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको सबको निकाल के रखा है, इतना आप अपने मगज में आप फिट कर दो। फिर ऐसा नहीं, आप अगर आयुर्वेदिक हो, आप होम्योपैथिक हो, तो उसमें आप अपनी ट्रीटमेंट भी अप्लाई कर सकते हो। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि मेरी ही करो, पर आपकी होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक की ट्रीटमेंट अप्लाई करने के लिए पहले डायग्नोसिस तो आना चाहिए ना आपको, तो वो आप इस पे अप्लाई करो। अभी 37 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट है, ठीक है, वो क्लिनिक में आई, वो बोलती है मुझे बच्चा चाहिए। फिर मैंने पूछा अच्छा आपके पहले आगे बच्चे हैं? तो कि हाँ, एक 6 साल की बच्ची है, उसके बर्थ के बाद 4 साल हमने ट्राई नहीं किया था, मीन्स वी यूजिंग द कॉन्ट्रासेप्शन, बट सिंस 2 years हम 2 साल से प्रयत्न कर रहे हैं पर प्रेगनेंसी रुक नहीं रही है। तो उसने किसी को एडवाइस किया या मैंने एडवाइस किया, और उसको पहले मैंने Day 2H करा लिया। तो दिस इज अ केस ऑफ फर्स्ट तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का है, एक बच्चा हो चुका है और अभी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। तो मैंने Day 2H कराया, तो उसमें आया FSH8, LH8, TSH 3.5 एंड प्रोलैक्टिन 49। ऐसा रिपोर्ट इसका आया। तो ये देख के आपको कुछ पता चलता है, आइडिया आता है कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। ध्यान से देख। हाँ ओके, ओरल पिल्स उसने 4 साल लिया, पर फिर 2 साल से तो वो लोग कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज नहीं कर रहे हैं। ओके वेरी गुड, अल्ट्रासाउंड सजेस्ट करेंगे, पर वो ये रिपोर्ट भी करा के आई है। तो रिपोर्ट में कुछ एबनॉर्मल लगता है आपको? देखिए हाँ, सीमेन नॉर्मल है, चलो सीमेन कराया, नॉर्मल आया। ये रिपोर्ट देखिए ना आप, पहले तो नॉर्मल वैल्यूज आपको पहले Day 2 इनफर्टिलिटी आपको करना है, तो बेसिक हॉर्मोन्स की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, तो ही आप कर सकते हो।
क्योंकि अगर आपको वो नहीं पता है तो आप कैसे पेशेंट को गाइड करोगे। तो नॉर्मल डे टू एच, इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ डे टू एच मीन्स इट इज़ द बेसल हार्मोनल स्टेटस पेशेंट का पता होना चाहिए। तो अगर आप पेशेंट का फर्स्ट 5 डेज में अगर आप हार्मोन देखते हो तो FSH कितना होना चाहिए, पहले वो मुझे आप बताओ। याद रहा है पूरे 10 दिनों में मैंने बहुत बार बोला है, कितना होना चाहिए बेसल FSH? नो, 1.2 से 8 के बीच में होना चाहिए। याद रख लीजिए, अभी ये तो आना ही चाहिए। 1.2 से 8 के बीच में होता है FSH। याद रह गया ये। TSH कितना होना चाहिए? TSH लेस देन 4.5, सॉरी, हाँ, लेस देन 4.5 या सिंपली लेस देन 4 होना चाहिए। एंड प्रोलैक्टिन कितना होना चाहिए? लेस देन 25। अभी बोलिए, ये नॉर्मल वैल्यूज भी आपको बता दिया, तो अभी कुछ पता चल रहा है? या प्रोलैक्टिन 49 है। अभी आप याद करो, मैंने आपको सिखाया था टाइप्स ऑफ एन ओव्यूलेशन, उसमें 4 टाइप मैंने बताए थे। पहला कौन सा था, याद है आप लोगों को? टाइप हमने 4 एन ओव्यूलेशन के टाइप सीखे थे। टाइप 1 इज हाइपो, वेयर FSH शुड बी लेस देन 1.2। जब उससे कम होता है तो उसको बोलते हैं हाइपो, और उसमें हमें गोनेडोट्रोफिन्स बाहर से देना पड़ता है, उसमें क्लोमिफिन या लेट्रोजोल वर्क नहीं करेगी। याद आया, मैंने बोला था। फिर दूसरा टाइप में क्या था? टाइप 2 एन ओव्यूलेशन क्या था? मोस्ट कॉमन क्या दिखने को मिलता है हमें? PCOS में क्या होता है? LH जो होता है वो FSH से डबल या 3 गुना ज्यादा होता है, दैट इज टाइप 2 एन ओव्यूलेशन। उसकी मैंने आपको ट्रीटमेंट भी बताई थी। टाइप 3 इज ओवेरियन फेल्योर, जिसमें FSH एंड LH बहुत हाई होते हैं, मोर देन 20। एंड टाइप 4 मैंने बताया था हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया, वेर प्रोलैक्टिन मोर देन 25। जब भी हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया होता है या कुछ भी हार्मोन प्रॉब्लम होता है, इट डिस्टर्ब्स द ओव्यूलेटरी साइकिल। तो यहाँ पे तो क्लियर कट हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया का केस है, तो फर्स्ट यू शुड हैव टू ट्रीट द प्रोलैक्टिन लेवल। सो इट्स अ मेन फर्स्ट कॉज इज हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया, और सेकंड में ट्यूबल फैक्टर हो सकता है। तो ट्रीटमेंट क्या आएगी हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया की? कैबरगोलिन 0.5 मिलीग्राम ट्वाइस अ वीक फॉर 2 months। याद आया? ये सब सिखाया हुआ ही है मैंने आपको, ठीक है। अभी इतना आपने हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया ट्रीट कर दिया, पहले तो ये ट्रीट करो, फिर आप ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग दो, क्लोमिफिन HCG विथ टाइम्ड इंटरकोर्स। वो भी मैंने आपको सिखाया था कैसे करोगे। क्लोमिफिन 5 दिन दो, फिर ओव्यूलेशन स्टडी कराओ। जब फॉलिकल 20 mm का हो जाए एंड एंडोमेट्रियल थिकनेस 7 to 8 मिलीमीटर हो जाए, तब HCG दो, और HCG के 36 से 40 घंटे के बीच में उनको प्लान रिलेशन रखने को बोलो। इट इज कॉल्ड टाइम्ड इंटरकोर्स। फिर भी कंसेप्शन नहीं होता है तो ट्यूबल फैक्टर चेक कराओ HSG करके। अगर नॉर्मल है तो IUI एडवाइस कर सकते हैं, ट्यूबल ब्लॉक है तो IVF एडवाइस कर सकते हैं। हुआ क्लियर इतना? आता है ना समझ में कि नहीं आता है? मैं बोलती हूँ तो
ओके फाइन। अभी तीसरा केस लेते हैं। 44 ईयर की फीमेल पेशेंट आती है आपके पास, उसके हस्बैंड की एज 49 ईयर है, एक्टिव मैरिड लाइफ 17 ईयर है, 17 साल से वो लोग बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं। एक बार प्रेगनेंसी रुकी थी, मिस्ड अबॉर्शन हो गया 7 वीक्स पे। हस्बैंड का काउंट कराया 70 मिलियन 43% मोटाइल। डे टू एच हमने कराया तो FSH 28, LH 12, TSH 4.5 एंड प्रोलैक्टिन 20 आया। HSG पेशेंट ने करा लिया, इतना साल तक हुआ है तो ये सब कई सारे डॉक्टर ने सब करा के ही आते हैं। HSG कराई तो बायलेटरल ट्यूब्स पेटेंट, पेटेंट यानी ओपन, ये टर्मिनोलॉजी भी आप लोग सीख लो, पेटेंट यानी ओपन, बायलेटरल ट्यूब्स ओपन। और पेशेंट ने 3 बार IUI कराए हैं पर फेल गए हैं। तो आप इसमें क्या एडवाइस करोगे एज ए कंसल्टेंट? या वेरी गुड। इसका FSH, हाँ या, पर IVF में भी क्या कराओगे? देखिए इसका हाँ अल्ट्रासाउंड तो कराने की ही, पर IVF में नहीं, PCOS नहीं होगा। PCOS का पिक्चर अब मैंने अभी आपको बताया। PCOS में क्या होगा? FSH within normal range and LH is double and triple than the FSH। PCOS में कैसा पिक्चर मिलेगा? तो हियर तो LH 12 है और FSH 28 है, तो PCOS तो है ही नहीं इसके, इसमें है कि नहीं है वो बोलो? नहीं है। ओके तो अभी वो ये गेम है ना, पूरा मैथ्स जैसा है, वो 4 टाइप याद कर लो। हमने एक टाइप मैंने आपको सिखाया हाइपरप्रोलेक्टिनेमिया वाला, टाइप 4 सीखा। फिर ये कौन से टाइप ऑफ एनोव्यूलेशन है? टाइप 1 में FSH LH लो रहता है, टाइप 2 में PCOS यानी FSH नॉर्मल, LH डबल एंड ट्रिपल देन द FSH, एंड टाइप 3 में याद करो, अभी मैंने आपको बोला FSH LH हाई होते हैं, मोर देन 20 होता है। तो यहां पे FSH हाई लग रहा है आपको, तो FSH इतना हाई है, दैट मीन्स दैट पेशेंट इज इन ओवेरियन फेल्योर ड्यू टू एज फैक्टर। तो ओवेरियन फेल्योर मीन्स उसकी ओवरी एग प्रोडक्शन नहीं कर सकती है, पता चलता है? तो हाँ, उसकी ओवरी एग प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। तो अभी बच्चा IVF में भी आपको बच्चा बनाना है लैब में, तो एग तो चाहिएगा ना, एग के बिना तो बच्चा बनेगा नहीं। तो यहाँ पे तो इसकी ओवरी एग ही नहीं बना पा रही है, तो आप क्या करोगे? उसको बोलते हैं IVF विथ डोनर साइकिल। व्हाट इज दैट? तो उसमें उसके कोई रिलेटिव या जैसे ब्लड डोनर होते हैं, ऐसे हमारे वहाँ पे एग बैंक रहती है कि कई लेडीज एग डोनेट करने को आते हैं, उसके लिए हमें उसे पैसे देने पड़ते हैं। तो हम गोनेडोट्रोफिन इंजेक्शन उस डोनर को देंगे, एग स्टिम्युलेट करेंगे उसमें, जब एग मैच्योर हो जाएंगे तब उस डोनर में से एग निकालेंगे, उसको IVF लैब में इस पेशेंट के हस्बैंड के साथ मिक्सअप करके एम्ब्रियो बनाएंगे और इस पेशेंट में हम रख देंगे। तो उसको बोलते हैं IVF विथ डोनर oocyte साइकिल। आया समझ में पूरी बात? फिर चौथा केस है 32 ईयर की फीमेल पेशेंट है एक,
ग्रेविडा 0, पैरा 0, अबॉर्शन 0। एक्टिव मैरिड लाइफ 7 years है उसकी। FSH 6, LH 7, TSH 3.5, प्रोलैक्टिन 20, मीन्स ऑलमोस्ट सब नॉर्मल है। सीमेन भी नॉर्मल है। उसने मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर इनफर्टिलिटी टेकन फॉर 4 years, 4 साल से वो अलग अलग 4 साल से वो अलग अलग जगह पे सब ट्रीटमेंट करके हमारे पास आई है। मैंने देखा तो उसने क्लोमिफिन प्लस HCG वाली साइकिल 12 साइकिल जैसी ली हुई है, सब अलग अलग जगह से। लेप्रोस्कोपी किया तो वो भी नॉर्मल आया। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, पहले तो प्रोविजनल डायग्नोसिस रखो कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है इसमें। देखिए पहले ओवेरियन फैक्टर देखो, वो नॉर्मल है। हेलो, हाँ वो ऑलमोस्ट नॉर्मल है। देखिए वो CC प्लस HCG 12 साइकिल लेके आया है। HCG कब देंगे, जब उसका ओव्यूलेशन होता होगा तो ही HCG दिया होगा। प्लस उसका डे टू एच नॉर्मल है, देख लीजिए आप। तो उसका ओवेरियन ओव्यूलेशन नॉर्मल हो गया, ठीक है। दूसरा कौन सा फैक्टर लेंगे, ट्यूबल फैक्टर। तो लेप्रोस्कोपी नॉर्मल मीन्स उसका ट्यूब्स भी नॉर्मल है। तीसरा यूट्राइन फैक्टर, तो लेप्रोस्कोपी में लिखा है सब नॉर्मल है, मीन्स उसका यूट्रस भी नॉर्मल है। फोर्थ सीमेन फैक्टर, वो भी नॉर्मल है। तो क्या आएगा आपका प्रोविजनल डायग्नोसिस, क्या आएगा, क्या आएगा प्रोविजनल डायग्नोसिस। बोलिए, बोलना पड़ेगा आप लोगों को, बिना बोले तो कैसे मैं सिखा पाती हूँ। हेलो, हाँ इट इज अनएक्सप्लेन्ड। यहाँ पे आपने सब कॉज रूल्ड आउट कर दिए हैं। सब कॉज रूल्ड आउट करने के बाद भी उसे 7 साल से प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो प्रॉब्लम इज एट फर्टिलाइजेशन लेवल। तो कौन सी ट्रीटमेंट दोगे आप, क्लोमिफिन तो वो 12 साइकिल लेके आई है। तो ऐसे पेशेंट में आइदर IUI और IVF गिव्स द रिजल्ट। तो ऐसे पेशेंट में मैं सबसे पहले उसे IUI एडवाइस करूँगी। IUI विथ 3 to 4 साइकिल्स, उससे भी कंसीव नहीं होता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड IVF। आया, गॉट इट। लास्ट केस, 28 ईयर की फीमेल आई मेरे पास। एक्टिव मैरिड लाइफ 5 साल है। FSH 5, डे टू एच 5, LH 12 है, TSH 4.5 है, प्रोलैक्टिन 15 है, HSG कराई नॉर्मल है, सीमेन 20 मिलियन 15% मोटाइल है, और क्लोमिफिन विथ HCG 6 साइकिल लेके आई है। पहले तो प्रोविजनल डायग्नोसिस रखिए, क्या है इसमें देखिए अच्छे तरीके से, टेक योर टाइम। अभी ये आज लास्ट केस है, आपको मुझे प्रोविजनल डायग्नोसिस बताना पड़ेगा। शांति से देखिए आप। वेरी गुड, वेरी राइट, वेरी गुड। हाँ, फर्स्ट इज सीमेंस। या वेरी गुड। कैसा है, FSH नॉर्मल है, LH FSH से 2 गुना से ज्यादा बड़ा है। तो व्हाट इज दैट क्राइटेरिया, इज PCOS। अब सब आ रहा है समझ में, सब के क्या प्रॉब्लम है पेशेंट को।
तो इसको पीसीओएस है अलोंग विथ मेल सब फर्टिलिटी है, ठीक है ना। तो पीसीओडी मेन है अलोंग विथ मेल इनफर्टिलिटी है। तो ट्रीटमेंट में हम आईयूआई क्यों मैंने बोला, बिकॉज वो ऑलरेडी क्लोमिफिन की साइकिल लेके आया है। तो हम इसमें मैं लिखना भूल गई हूं, पर मेल सब फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट दो, वो मैंने सिखाई थी आपको। साइफिन 25 मिलीग्राम मीन्स क्लोमिफिन 25 मिलीग्राम डेली फॉर 90 डेज अलोंग विथ एंटीऑक्सीडेंट फॉर 90 डेज। मेल को दे दो इतना पहले। फीमेल में आईयूआई विथ गोनेडोट्रोफिन्स फॉर 3 साइकिल्स। उससे भी नहीं होता है तो पीसीओडी ड्रिलिंग मैंने बोला था वो करना पड़ेगा। और ये सब दो, उसके साथ आप पीसीओडी की ट्रीटमेंट दो, वो मैंने सिखाया था। मेटफॉर्मिन इन स्टेप अप डोज 500 मिलीग्राम फॉर 1 वीक, इंक्रीज्ड 1000 मिलीग्राम, फिर 1500 मिलीग्राम, ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करो, along with myoinositol and नेक-एसिटाइलसिस्टीन फॉर 3 to 4 months। तो पीसीओडी ट्रीट करो और साथ में मेल इनफर्टिलिटी ट्रीट करो। गॉट इट। तो मेरे ये पांचों केस मैंने ये पूरा रिवीजन जैसा किया हमने 10 दिनों का, कि पीसीओडी लिया, ओवेरियन फेल्योर में होता है तो क्या होता है, ट्यूबल फैक्टर में प्रॉब्लम है तो आप क्या करोगे, मेल इनफर्टिलिटी में प्रॉब्लम आया तो आप क्या करोगे। तो ऑलमोस्ट मैंने पूरा जो 10 दिन का कोर्स है उसको आज रिवीजन के रूप में कवर करने का ट्राई किया है। अभी आप लोगों को कुछ केस में नहीं समझ में आता है तो पूछ सकते हो। Dr. Ram, you want to ask any question, or Dr. Sonal? ओके ओके फाइन। बल्कि यूट्रस है तो कितना बल्कि है और क्यों बल्कि है वो पहले आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द नॉर्मल साइज ऑफ यूट्रस, यूट्रस की नॉर्मल साइज कितनी होनी चाहिए, पता है वो। नॉर्मल आपको ऐसे याद रखनी, ऐसे सब याद नहीं रहेगा, पर बड़े बड़ी चीज याद रखने की। नॉर्मल यूट्रस की साइज याद रखो 6/5/4, 6/4 ऐसा तो याद रहता है ना। तो 60/50/40 mm नॉर्मल साइज होती है, उसका थोड़ा आगे पीछे चलेगा। अभी आपने सोनोग्राफी में बल्कि यूट्रस देखा तो कितना बल्कि है वो आप देखिए। अगर 70 तक नॉर्मल चलता है, बट अगर उसका 600 मिलीमीटर लिखा है तो बल्कि यूट्रस दो ही केसेस में होता है। एक तो पेशेंट को एडिनोमायोसिस है, वो आप गायनिक के कोर्स में सीखेंगे, व्हाट इज एडिनोमायोसिस, व्हाट इज एंडोमेट्रियोसिस। तो अगर पेशेंट को एडिनोमायोसिस है तो ही उसका बल्कि यूट्रस होगा। और दूसरा, अगर उसकी मल्टीपल डिलीवरीज हुई है, पर आपने बोला इट इज 20-year गर्ल, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी इज एडिनोमायोसिस। और कई बार रेडियोलॉजिस्ट ऐसे सिंपल ही लिख देते हैं बल्कि यूट्रस, तो आपको देखना पड़ेगा कि उसकी एक्चुअल साइज क्या है। और कई बार फाइब्रोड की वजह से यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम हो तो वो बढ़ जाता है, आइदर इट इज प्रेगनेंसी है तो, आइदर इट इज ड्यू टू एडिनोमायोसिस, आइदर इट कुड बी ड्यू टू फाइब्रोड, और इट कुड बी ड्यू टू मल्टीपल डिलीवरीज। तो वो, हाँ क्या है, बोलिए बोलिए। ओके तो इतना बल्कि नहीं बोला जाता, इसको मैंने बोला ना 60/50/40 कंसिडरेड एज ए नॉर्मल। तो 84 इतना बल्कि नहीं माना जाता है, माइल्ड बल्कि इसको बोल सकते हैं। उसके साथ दूसरे कोई फाइंडिंग्स दिए हैं उन्होंने, नहीं नहीं, रीनल नहीं, एंडोमेट्री यूट्रस में कुछ दिया है,
हिट्रोजिनस मायोमेट्रियम या ऐसा कुछ? ओके, तो इट कुड बी द पॉसिबिलिटी ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। 20 साल की गर्ल में अगर ऐसा है तो इट इज मेनली फर्स्ट प्रोविजनल डायग्नोसिस इज एडिनोमायोसिस। तो एडिनोमायोसिस अगर आपको लगता है तो उसमें आप 2 से 3 साइकिल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दे सकते हो। और इतना बल्कि यूट्रस में उसको आई डोंट थिंक उसको कुछ आगे जाके प्रॉब्लम होगी। अगर दूसरी एबनॉर्मलिटी साथ में नहीं है तो ऐसे पेशेंट का हम कुछ नहीं करते हैं, बिकॉज इट्स अ सब्जेक्टिव वेरिएशन। तो बल्कि यूट्रस के साथ आपको देखना पड़ेगा कि कोई पैथोलॉजी है कि नहीं। अगर कोई पैथोलॉजी नहीं है तो नथिंग टू डू विद दिस रिपोर्ट। ओके, तो मैं खत्म करती हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, पीआईडी है तो पीआईडी का पूरा ट्रीटमेंट आएगा डॉक्टर सोनल। तो वो आपको गाइनिक कोर्स हम करने वाले हैं तो उसमें ये सारा आएगा। तो उसमें पीआईडी ट्रीटमेंट आएगी, एडिनोमायोसिस की ट्रीटमेंट आएगी, एंडोमेट्रियोसिस की ट्रीटमेंट आएगी, फाइब्रोड की ट्रीटमेंट आएगी। तो वो पूरा गाइनिक में यही केसेस आएगी कि पीआईडी है तो क्या ट्रीट करोगे, वो पूरा एक लेक्चर है पीआईडी का। या हाँ, देखिए अभी ओवेरियन सिस्ट है ना, उसका भी गाइनिक में ही एक लेक्चर है। तो ऐसे मैं बोल देती हूँ कि ओवेरियन सिस्ट है तो वो कैसी सिस्ट है वो पहले तो देखने की, कि इट कुड बी सिंपल सिस्ट, इट कुड बी हेमरेजिक्स, ओके, इट कुड बी हेमरेजिक, इट कुड बी चॉकलेट सिस्ट। अगर हाँ सिंपल सिस्ट है, हाँ ओके, हाँ हाँ, तो देखिए सिंपल सिस्ट अगर लेस देन 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर से कम है, तो वो मेनली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है और कई बार नॉर्मली भी होती है। तो आइडियली लेस देन 5 सेंटीमीटर सिस्ट को ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए। आज आपने कराया तो ये आया, आप अगले महीने कराओगे तो उसका रिपोर्ट 100% नॉर्मल हो जाएगा। तो यूजुअली हम उसमें ट्रीटमेंट ही नहीं देते हैं। पर कई बार पेशेंट को ऐसा होता है कि नहीं मुझे ट्रीटमेंट चाहिए, तो ऐसे केसेस में गिव 3 साइकिल्स ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओनली treatment for simple cyst is oral contraceptive pills for 3 cycles and when the size is less than 5 centimeter. Got it? या वो पीसीओएस में साइप्रोटिरोन है, वो पूरी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है ना, उसके सारे अलग अलग रूप हैं। तो सपोज आप ओवरऑल देखिए अभी उसके लिए आपको सबको उसका सारा प्रोजेस्टेरॉन आपको पता होना चाहिए कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बेसिकली क्या होता है। उसमें होता है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। बट ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। सब में ईस्ट्रोजन सेम होता है, कोई भी आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले लो, सब में ईस्ट्रोजन होगा इथिनाइल इस्ट्राडियोल। देख लेना आप कोई भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल उठा के, पर उसमें ईस्ट्रोजन के डोज अलग अलग होते हैं। किसी में आप देखोगे तो 30 मिलीग्राम, किसी में देखोगे तो 20 होगा, किसी में देखोगे तो 50 होगा। तो उसके हिसाब से उसका 3 डिवीजन बने हैं, वेरी लो डोज एंड हाई डोज। जिसमें ओनली मैं ईस्ट्रोजन की अभी बात कर रही हूँ, जिसमें ईस्ट्रोजन 20 है उसको बोलते हैं वेरी लो डोज पिल, जिसमें 30 है ईस्ट्रोजन उसमें बोलते हैं लो डोज, और जिसमें 50 है उसमें बोलते हैं हाई डोज पिल। ये वेरी लो और हाई डोज पिल पता चली। अभी अभी आता है प्रोजेस्ट्रॉन। तो प्रोजेस्ट्रॉन 30 टाइप्स के प्रोजेस्ट्रॉन है, उससे भी ज्यादा।
तो जो नॉर्मल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आती है, माला डी, माला एन, मार्केट में नोवेलॉन, ओवरऑल एल, उस सब में प्रोजेस्ट्रॉन होता है लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल, डिजोजेस्ट्रॉल, नॉर्जेस्ट्रॉल, ऐसा सब लिखा हुआ होता है, आप देख लेना। अभी सब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेके देखना। तो ये जो प्रोजेस्ट्रॉन है उसमें ये प्रोजेस्ट्रॉन है वो थोड़ा थोड़ा एंड्रोजेनिक होता है, मीन्स एलएच भी उसमें होता है, पर पीसीओएस में तो ऑलरेडी एलएच हाई है। आप देखो, तो हमारा एम क्या रहता है कि हमें उसका एंड्रोजन लेवल डाउन करना है, एलएच डाउन करना है, वो हमने सीखा। तो हमें ऐसी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल चाहिए कि जो एलएच लेवल डाउन करने में हेल्प करे। तो साइप्रोटिरोन एसीटेट ऐसा एक इट इज अ टाइप ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, पर वो ऐसा प्रोजेस्ट्रॉन है कि उसमें एंड्रोजेनिक एक्टिविटी नहीं है। दो इट इज ओसिपिल, वो एलएच सिक्रेट नहीं करता है। सो दैट्स वाई साइप्रोटिरोन एसीटेट डाइन 35 आती है, साइपोकेर टेबलेट आती है कि जो पीसीओडी में एलएच डाउन करने में हेल्प करता है। सो दैट्स वाई साइप्रोटिरोन एसीटेट मेनली यूज्ड इन पीसीओडी टू ट्रीट एक्नी, हर्शुटिज्म। यंग गर्ल्स में जो एक्नी हर्शुटिज्म का प्रॉब्लम होता है उसको ट्रीट करने के लिए हम साइप्रोटिरोन एसीटेट वाली ओसिपिल्स देते हैं। अभी क्लियर हुआ? ओके, that's yeah that's true, because they all are hormonal pills and weight gain is mainly due to एस्ट्रोजन कौन सा है और प्रोजेस्ट्रॉन कितना है। तो जिनको वेट गेन नहीं बढ़ाना है, जो वेट लॉस करना चाहते हैं, उसमें आप साइप्रोटिरोन वाला कॉम्बिनेशन दो, बिकॉज जो नॉर्मल जो कन्वेंशनल मालाडी मालायन आती है उसमें एस्ट्रोजन बहुत हाई होता है और प्रोजेस्ट्रॉन भी एलएच वाला होता है। सो दैट्स व्हाई इट कॉज द वेट पुट ऑन। सो जिसको वेट गेन नहीं चाहिए उसमें आप ऐसी पिल दो कि जिसमें एस्ट्रोजन कम हो, लाइक अ फेमिलॉन, उसमें एस्ट्रोजन सिर्फ 20 मिलीग्राम है, तो ये वेट पुट ऑन नहीं कराएगा। एक पेशेंट को आप फेमिलॉन दो, एक पेशेंट को मालाडी दो, मालाडी वाले का 4 kg वेट गेन होगा, फेमिलॉन वाला का नहीं होगा, बिकॉज एस्ट्रोजन लो है। प्लस जो ओबेस पेशेंट है उसको आप साइप्रोटिरोन वाला दो, बिकॉज वो उसमें एस्ट्रोजन भी कम है और एलएच एक्टिविटी भी बहुत कम है। सो दैट्स वाई फॉर दैट रीजन साइप्रोटिरोन ओसिपिल्स आर प्रिस्क्राइब्ड दोज हु आर ओबेस। क्लियर हुआ अभी? बोलिए बोलिए। या बहुत होती है, बहुत होती है, बहुत होती है। पेशेंट को आप जब पिल दो तभी उसे आपको बोलना पड़ेगा कि इट इज़ हार्मोनल पिल, उसकी इफ़ेक्ट 24 घंटे ही रहती है। अगर आप पिल मिस करोगे तो आपको स्पॉटिंग हो सकता है, बीच में ब्लीडिंग हो सकता है और आपका पूरा हार्मोनल जो इश्यू है वो डिस्टर्ब हो सकता है। इतना काउंसलिंग सबको करने का, अगर आप अलार्म रख के ले सकते हो तो ही ये टैबलेट लेना, वरना ये टैबलेट आपके लिए नहीं है। मैं ऐसा सब पेशेंट को एक्सप्लेन करती हूँ, फिर ही मैं ये टैबलेट प्रिस्क्राइब करती हूँ। ये टैबलेट आपके लिए बहुत अच्छा है, बट आप उसको अलार्म रख के ले सको तो। बाय चांस अभी आप भूल गए तो 12 घंटे के अंदर ले लेने की,